H-1B वीज़ा अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में विदेशी टैलेंट के लिए सबसे अहम रास्ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई, इन सब में यही मुख्य चैनल है। सालों तक सिस्टम ऊपर से सीधा दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह अव्यवस्थित था। बहुत ज़्यादा आवेदन, एक रैंडम लॉटरी और ऐसे नियम जो सिस्टम को गेम करने वालों को फायदा देते थे। अब H-1B में बड़ा बदलाव हुआ है। और अगर आप टेक वर्कर हैं, तो ये बदलाव आपकी किस्मत, आपकी जॉब स्ट्रैटेजी और आपके रिस्क को सीधे प्रभावित करता है। सबसे पहले समझते हैं H-1B असल में है क्या। ये एक वर्क वीज़ा है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए। मतलब ऐसी नौकरी जो आमतौर पर एक खास डिग्री और स्पेशलाइज्ड नॉलेज मांगती है। बैक एंड इंजीनियर, एमएल रिसर्चर या क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आमतौर पर क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर रोल इतना धुंधला है कि कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, तो वो जोखिम में है। पहला बड़ा बदलाव लॉटरी सिस्टम में है। पहले हर रजिस्ट्रेशन के बराबर चांस थे। आपके पास एक ऑफर हो या 5, हर रजिस्ट्रेशन एक अलग लॉटरी टिकट था। इससे दुरुपयोग बढ़ा। अब सिस्टम बेनिफिशियरी सेंट्रिक है। एक इंसान एक एंट्री, चाहे कितने भी एम्प्लॉयर आपको रजिस्टर करें। अगर आप F1 स्टूडेंट हैं और आपके पास 2 ऑफर हैं, तो अब आपकी संभावना डबल नहीं होती। USCIS आपको एक बार चुनेगा और फिर उस जीत को किसी एक एम्प्लॉयर को असाइन करेगा। दूसरा और सबसे असरदार बदलाव है वेज वेटेड लॉटरी। नए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन सैलरी लेवल के हिसाब से वेट किए जाते हैं। लेवल 1 वेज को 1 वेट मिलता है, लेवल 2 को 2, लेवल 3 को 3 और लेवल 4 को 4। सीधे शब्दों में ज्यादा सैलरी का मतलब बेहतर चांस। इसे ऐसे समझिए, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक नया ग्रेजुएट है छोटे शहर में एंट्री लेवल सैलरी पर। आमतौर पर यह लेवल 1 होता है। दूसरा सीनियर इंजीनियर है सैन फ्रांसिस्को में हाई सैलरी पर, अक्सर लेवल 4। जॉब टाइटल वही है, लेकिन अब सीनियर इंजीनियर के पास लगभग 4 गुना सिलेक्शन वेट है। सिस्टम का मकसद अब सिर्फ टाइटल नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और पे को प्राथमिकता देना है। लेकिन एक अहम पकड़ है। अगर एक ही वर्कर को कई एम्प्लॉयर रजिस्टर करते हैं, तो सिस्टम सबसे कम वेज लेवल को पकड़ सकता है। यानी एक मजबूत सीनियर ऑफर के साथ अगर एक कमजोर जूनियर ऑफर भी है, तो वही जूनियर ऑफर आपके चांस नीचे खींच सकता है। अब ज्यादा रजिस्ट्रेशन अपने आप बेहतर नहीं है। अगला बड़ा बदलाव स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की परिभाषा को सख्त करता है। USCIS अब देखता है कि मांगी गई डिग्री जॉब ड्यूटी से सीधे जुड़ी है या नहीं। कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, लिखे रोल जोखिम में है। जैसे डेटा साइंटिस्ट का रोल, जिसमें डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस डिग्री चाहिए, मजबूत है। लेकिन प्रोडक्ट एनालिस्ट जैसा रोल जो कोई भी डिग्री स्वीकार करता है, फेल हो सकता है, चाहे काम टेक्निकल ही क्यों ना हो। इसी वजह से ट्रांसक्रिप्ट्स ज्यादा अहम हो गए हैं। अगर आपकी डिग्री का नाम बहुत ब्रॉड है, जैसे IT मैनेजमेंट, तो USCIS आपके कोर्स वर्क को देखेगा कि आपने एल्गोरिदम, डेटाबेसेस, सिस्टम्स पढ़े थे या नहीं। फाउंडर्स के लिए अच्छी खबर भी है। स्टार्टअप फाउंडर्स अब खुद को H-1B पर स्पॉन्सर कर सकते हैं, भले ही कंपनी में उनकी मेजॉरिटी ओनरशिप हो। अगर फाउंडर CTO के तौर पर असल में स्पेशलिटी काम करता है, तो केस बन सकता है। बदले में अप्रूवल अक्सर छोटा होता है, आमतौर पर 18 महीने, जिससे बार बार एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। कंप्लायंस अब ज्यादा सख्त है। USCIS के पास साइट विजिट करने का साफ अधिकार है। अगर आप कागजों में सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं लेकिन असल में कुछ और कर रहे हैं, या किसी अनरिपोर्टेड क्लाइंट साइट पर हैं, तो ये बड़ा रिस्क है। कागज और हकीकत का मेल जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए कैप गैप प्रोटेक्शन लंबा हुआ है। अगर आपकी OPT खत्म हो जाती है और H-1B पेंडिंग है, तो अक्सर आप फॉल में रुकने के बजाय अगले साल तक काम जारी रख सकते हैं। आखिर में कॉस्ट का झटका। अमेरिका के बाहर मौजूद वर्कर्स के लिए कई नए H-1B पिटीशन पर एक नया $1 लाख का फीस लागू होता है। जो कैंडिडेट पहले से US में OPT पर हैं, उन्हें हायर करने पर यह फीस नहीं लगती। इसलिए कंपनी आप साफ तौर पर US बेस्ड टैलेंट की तरफ झुक रही हैं। बड़ी तस्वीर साफ है। सीनियर और हाई पेड टेक वर्कर्स को फायदा होता है। एंट्री लेवल कैंडिडेट्स के लिए मुकाबला कठिन है। डिग्री और जॉब डिस्क्रिप्शन का साफ मेल जरूरी है। एम्प्लॉयर कंप्लायंस और कॉस्ट को पहले से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इन नियमों को समझकर आप चौंकने के बजाय समझदारी से फैसले ले सकते हैं।